जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं है। इंडिया में बड़े जाने जाते हैं, जारी बात है उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इंडियन आर्मी को दी है और सर्व किया एज ए 3 स्टार जनरल। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, मेहरबानी। आपने मेरे को अपनी चैनल पे फिर से बुलाया, तो बहुत मेहरबानी आपकी। और मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मैं पाकिस्तान की आवाम, और आप तो पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल तौर पे आपकी चैनल को देखा जाता है। जो लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ और आपसे सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि दो तीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो सर ये जो इंडियन ओशन रीजन है, जिसको मैं आजकल थोड़ा समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, इस खित्ते को भी, जो कि जिस खित्ते में एक प्रॉपर जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है। और सर प्रॉपर जिसे आप कह रहे हैं कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप एक नए तरह से एस्टैब्लिश हो रहे हैं। इंडो पैसिफिक को एक नया जो नाम मिला है। और फिर क्वाड का मैं देख रहा था कि पहली दफा, वैसे तो पहले बना था लेकिन 2017 में दोबारा रिवाइटलाइज हुआ, और अभी फिर जो आपका एक एग्रीमेंट भी हुआ है अमेरिका के साथ। तो ये सारी चीजें समझनी है। तो सर जरा काइंडली अगर मेरे व्यूअर्स को बताएं, और पाकिस्तान ने भी हाल ही में ये कल परसों अमन एक्सरसाइजेस की हैं फॉर डीलिंग विद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो समंदरों की बड़ी अहमियत बढ़ती जा रही है, और आपने कोर्स भी किया हुआ है सर नेवी का, मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी। तो सर काइंडली अगर बताएं कि ये जो इंडियन ओशन रीजन है, हाउ कम इंडिया इज प्लेसिंग इटसेल्फ, इंडिया अपने आप को कैसे इस रीजन में प्लेस कर रहा है? आप समझते नहीं है कि क्या शायद आपके मिलिट्री एक्सपेंडिचर या आपके जो मिलिट्री इक्विपमेंट नया खरीदने के लिए बहुत ज्यादा अखराजात भी हो जाएंगे, और ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई चैलेंज तो नहीं आएंगे? कमर साहब, ऐसा है, इंडियन ओशन को समझने के लिए हमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपके मुल्क के लोग तो बहुत आसानी से इसे देख सकेंगे कि चलिए हम अमेरिका से बात शुरू करते हैं। अमेरिका की एक इंडो पैसिफिक कमांड है जो हवाई के अंदर लगी है, वहां पर से उनका हेडक्वार्टर है। और उनकी एक सेंट्रल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर उन्होंने मिडिल ईस्ट में, बहरेन में रखा हुआ है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो हमारा इंडियन ओशन का सोचने का है उसको बांट रखा है। एक हिस्सा उन्होंने हवाई से कंट्रोल करते हैं, और जो हिस्सा आपको ज्यादा कंसर्न करता है, जिसमें गल्फ कंट्रीज आती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आती है, रेड सी आती है, ऑयल ईरान का और इराक से आता है, सऊदी अरेबिया से गैस और ऑयल आता है, उन सब को वो सेंट्रल कमांड के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब हालात है। हालांकि अमेरिका ने ट्रम्प साहब के नीचे इसको इंडो पैसिफिक का नाम दिया और इंडिया को एक लार्जर रोल देने की कोशिश की। ये उनका सोच विचार था। बाइडेन साहब जो करेंगे वो अभी तक इतना पता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वो उसको एशिया पैसिफिक की तरफ शायद ले जाए। और यहाँ पर जो मुल्क हैं उनका भी नजरिया इस ओशन के बारे में अलग अलग बरखलाफ है। हिंदुस्तान तो कहता है, इंडिया कहता है कि ये ओशन अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर और साउथ चाइना सी और जापान, इस इलाके तक जाता है। जो जापान है उसका सोच विचार कुछ ऐसा है कि ये अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर और अमेरिका के कोस्ट तक जाता है। वो इतने बड़े नजरिए से देखते हैं क्योंकि वो पोलिनेशियन आइलैंड्स और जो फिलीपींस के भी उस तरफ के द्वीप्स वगैरह हैं, उन फिजी वगैरह, उन सबको इसमें लेते हैं। कुछ और मुल्क हैं जिनके अलग अलग नजरिए हैं। जैसे कि फ्रांस का एक अलग नजरिया है, इंडोनेशिया का एक अलग नजरिया है। तो पहले तो ये इसके ऊपर कोई कंसेंसस ही नहीं है कि ये क्या वो है, लेकिन ऐसा होता है, सबके अपने इंटरेस्ट हैं, सब उसको उस तरीके से देखते हैं। लेकिन बहुत
आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले पाकिस्तान की नेवी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी, अमन, जो कि कोविड खत्म होने के बाद उन्होंने बहुत सारे मुल्क को इसमें पार्टिसिपेट कराया। जैसा कि डॉन में और दूसरे अखबारों में लिखा गया है, टेलीविजन की चैनल पे, जियो वगैरह में दिखाया गया है कि लगभग 45 मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया। एक्चुअल नेवी कितनी आई ये अभी तक नहीं आया है प्रिंट में। पिछली बार 11 थी, इस बार क्या 11 से ज्यादा थी। एक क्लिप ऐसा जरूर दिखाया गया जिसमें कि पाकिस्तान के जो सीएनएस है, जो नेवल चीफ है पाकिस्तान के, वो बांग्लादेश के जहाज, श्रीलंका के जहाज और इंडोनेशिया के जहाज के ऊपर विजिट करते दिखाए गए। इसके अलावा हो सकता है कि अमेरिका के जहाज भी होंगे, चाइना के भी कुछ बेड़े होंगे। तो काफी, उसके अलावा आप बहुत सारे मुल्कों को हार्बर फेज के लिए, सिंपोजियम, सेमिनार्स के लिए ला सके। और एक जो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए ऐसा है, सीखना सभी से चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। आपने रशिया को अमेरिका के साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आया, इसके लिए आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। क्योंकि जैसा पढ़ा जाता है 2011 के बाद ये पहली बार हुआ। बोल्ड मोनार्क एक्सरसाइज में रशिया नेटो के और अमेरिका के साथ थी। 2014 के बाद तो उनके हालात, उनके जो रिश्ते थे बहुत बिगड़ गए थे। क्रीमिया की लड़ाई, सीरिया की लड़ाई, लेबनान की लड़ाई। अब आपने जो ये किया है, ये आपके लिए एक सुरखाब है, आप अपनी पगड़ी में या टोपी में लगा सकते हैं, पर ये आपको मुबारक है इसके लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर जारी बात है कि नेवी के हवाले से आपने अमन एक्सरसाइज का जिक्र किया, तो 45 ममालिक थे, नेवीज तो बहुत ज्यादा थी। और आपने जिस तरह कहा कि क्रीमिया के इशू के बाद पहली दफा हुआ है कि हमने नेटो और रशिया वो आ गए, तो जारी बात है ये पाकिस्तान नेवी को एक एज जाता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम कोई इंडिया के खिलाफ कोई कुछ करना चाह रहे थे। हमारा यहाँ पे इसका मैसेज ही था पीस फॉर ऑल, अमन सबके लिए, और यही हमारा मिशन था और यही हम इससे चाहते थे, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो इसका मैसेज था टुगेदर फॉर पीस, पीस फॉर ऑल, तो जो चाहते हैं वो यही थे कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम देख सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर, जारी बात है अप्रिशिएट, मैं खुद बहुत अप्रिशिएट करता हूँ व्हेन एवर इंडियंस जो है वो अपना इस तरह का कोई लैंडमार्क अचीवमेंट करते हैं, और अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सर अगर आप ये समझते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि बाइडेन साहब जो हैं वो इंडो पैसिफिक की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो उसे एशिया पैसिफिक की तरफ लेके जा सकते हैं, सर इससे क्या मुराद है आपका? यानी कि आप समझते हैं कि वो एशिया पैसिफिक में क्योंकि मुल्क ज्यादा है, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि इंडो पैसिफिक की अभी कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे कोई समझ रहा है कि जी अफ्रीका की कोस्ट से लेके, कोई समझता है जी हमने जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी अमेरिका की वहां तक जाता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका एशिया पैसिफिक को ज्यादा अहमियत देगा और इस रीजन को इग्नोर कर देगा, या इससे आपका क्या मुराद था कि जो आपने पहले बात की है? देखिए कमर साहब, ऐसा है, बीच में ऐसा कुछ मुल्कों ने किया कि इंडिया को एक 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 फोर्स की तरह खड़ा किया जाए चीन के बरखिलाफ। और क्योंकि साउथ चाइना सी में बहुत सारी चीजें हुई, वियतनाम, फिलीपींस को बहुत सारी दिक्कतें हुई, स्पार्टले के ऊपर आइलैंड्स डेवलप हो गए, वहां पे गैरिसन भी बन गए, जैसे शानशाह गैरिसन बनाया चाइना ने। तो इस इलाके में आप इसको, भला ही आपको यकीन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, कहीं मायने में हिंदुस्तान की, इंडिया की जो नेवी है वो सबसे बड़ी नेवी है। चाइना की नेवी भी आज नंबरों में बहुत है, लेकिन काबिलियत में अभी भी आ रही है। ये नहीं कह सकते कि वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। और हिंदुस्तान के पास तो एक टाइम पर 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रहे हैं। और हमारा जो अल्लाह की देन है, भगवान रब की देन है, जो हमारी कोस्ट लाइन है वो एक ऐसी शक्ल में है
ज्योग्राफी ने हमको एक ऐसी, जैसे आपको ज्योग्राफी ने एक ऐसी जगह पे लगा दिया है जहां पे सारे कल्चर्स की क्रॉस करंट्स मिलती, तो आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही ज्योग्राफी ने हमें एक ऐसी कोस्ट लाइन दे दी है जो कि हजारों किलोमीटर किलोमीटर लंबी है, और हम ना पेनिसुला की शेप में है। पेनिसुला को शायद उर्दू में क्या जखीरा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं नहीं अच्छी तरह जानता। उर्दू में नहीं मुझे पता है। हाँ, तो वो एक पेनिनसुला है जो कि उसमें जट आउट करता है, और कई हमारे जो नेवल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो हर बार ये कहते हैं कि इंडिया के नक्शे को आप ऊपर से देखने की बजाय नीचे से देखें और एक आपको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो मैं वापस आता हूं उसी बात पे कि लोगों ने कोशिश की कि इंडिया को खड़ा किया जाए चीन के खिलाफ और खिलाफ, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको शायद मानने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, कि मोदी साहब ने शंग्रीला डायलॉग में बोला था कि इंडियन ओशन एक इंक्लूसिव ओशन है, ये एक पीस के लिए है, और इंडिया ने मालाबार करते हुए, मालाबार एक्सरसाइज जो हम करते हैं जी उसमें ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि हमारी समझ ये है कि इंडिया ने हर कोशिश की कि चीन को कोई ऐसी फीलिंग ना दी जाए कि इंडिया इन मुल्कों का गैंग लीडर बन गया है। इंडिया चाहता ही नहीं था ये, और इंडिया की सोच विचार कुछ इस तरह की थी, और मोदी साहब ने शंग्रीला में इस बात को बहुत पुख्ता तौर पे कहा। शायद आप शंग्रीला डायलॉग में गए भी हो, आप जाते रहते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में। इस सिंगापुर में तो है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये पीस का जोन है, ये इंक्लूसिव है, और उन्होंने इस चीज से वो दूर रहे। लेकिन हुआ क्या, जब ये लद्दाख का मसला आन पड़ा तो हिंदुस्तान के पास जो चीन के बरखिलाफ लेवरेजेस हैं उसमें मैरीटाइम डोमेन में भी कुछ लेवरेजेस हैं, कुछ हम उनके ऊपर सख्ती करके, जैसे कि आफ्टर ऑल चीन की जो कोर स्ट्रेटजी है उसको बोला जाता है मलक्का डिलेमा, कि चीन का जितना भी एनर्जी फ्लो है वो मलक्का स्ट्रेट से जाता है, और कोई जरिया नहीं है कि मलक्का को छोड़ के आप लोम्बोक या दूसरे किसी स्टेट से जो नीचे है उससे चले जाएं, वो नहीं कर सकते आप, वो पॉसिबल नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए चीन कोशिश कर रहा था कि थाईलैंड के थ्रू क्रा कैनाल बना ले ताकि मलक्का की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। और हमारा विचार है और हमारा नजरिया ऐसा है कि जो सी पैक है वो भी इसी चीज से ड्रिवन हुआ है कि चीन इस चीज से बहुत इनसिक्योर है, तो उसने अपनी एनर्जी की पाइपलाइन के लिए ग्वादर से ये एक रूट खोला है काशगर के लिए। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये नजरिया है, जो मैं मैं ये तो नहीं कर सकता फोरकास्ट, क्योंकि मेरा ये ऐसा कोई एक्सपर्टीज नहीं है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाइडेन साहब के टाइम पर उनका जो ज्यादा जोर है वो एशियन नेशंस पे होगा, और वो एशियन नेशन के थ्रू जो भी अपनी स्ट्रेटजी है उसको प्ले आउट करेंगे, इंडिया को भी साथ रखेंगे वो, लेकिन इंडिया के ऊपर इतना जोर वो शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी अलायंसेस में आसानी से गए ही नहीं। मेरे बहुत अमेरिकन दोस्त हैं जो कहते हैं यार आप लोग दूसरों को लेक्चर देते रहते हो, साथ नहीं निभाते हो। पाकिस्तानी आपसे बेटर हैं, टाइम पर वो सेंटो में आ गए, सियाटो में आ गए, हमारे साथ रहे, जब हमने अफगानिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी उन्होंने हमारी पूरी मदद की। आप लोग ऐसा नहीं करते, जब हमने आपको बोला अफगानिस्तान में फौजें भेजो तो आपने मना कर दिया, जब हमने बोला इराक में फौजें भेजो तो आपने मना कर दिया। मोदी साहब लेक्चर दे रहे हैं इंक्लूसिव ओशन। तो इस तरह का है हिंदुस्तान का, इंडिया का एक नजरिया। तो मेरा जो चीज मैं सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं कि बाइडेन साहब की पॉलिसी में थोड़ा फेरबदल होगा और इंडिया की एम्फेसिस कम हो जाएगी और एशियन की एम्फेसिस बढ़ जाएगी।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर एक चीज बात बताओ, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं क्योंकि इस खित्ते की हम बात कर रहे हैं, जो हाल ही में, एक तो मैं इसकी सिग्निफिकेंस भी समझना चाह रहा हूं, जो लास्ट अक्टूबर में आपका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था दिल्ली में, जिसे आपने साइन किया था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका जिसे कहा जाता है। मैं इसको भी कंप्लीटली समझना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि अगर जिस तरह ये इंडियन ओशन की अहमियत बढ़ गई, ट्रंप साहब ने इस पूरी कमांड का नाम बदल दिया, तो जारी बात है कि अमेरिका इंडिया से बहुत कुछ चाहता है, मलबर एक्साइजेज और ये हुआ। तो जिस तरह अभी आपने चीन के साथ चीजों को डी एस्केलेट किया है, जो कि मैं समझता हूं बहुत अच्छा है आपकी ग्रो करने के लिए भी, और चीन के ग्रो करने के लिए जितनी ज्यादा डी एस्केलेशन हो उतना ही ज्यादा चीजें बेहतर है, इंगेज होने का फायदा कोई नहीं है। तो हाउ डू यू फाइंड कि अगर आपने डी एस्केलेट तो किया है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने थोड़े दिन पहले बयान भी दिया था कि हम बड़ा केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं जो चीन और भारत के दरमियान जो एस्केलेशन है, लेकिन आपने सक्सेसफुली डी एस्केलेट कर लिया। तो आप समझते हैं कि आइंदा अमेरिका आपको इंगेज ना करा दे, जिस तरह आपने कहा कि जी मगरब वाले आपसे खुश नहीं रहते कि आप उनके जो है एग्रीमेंट्स में या कोई मिलिट्री एग्रीमेंट्स कॉपरेशन नहीं करते, जिस तरह हमने सीटो सेंटो कर लिया। तो ये ना हो कि आप मजीद इंगेज हो जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इंडियन मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप थोड़ी चीजों को केयरफुल देखेगी कि वो अमेरिका के कहने पे चीन से इंगेज ना हो जाए। व्हाट इज द माइंडसेट ऑन दिस आर्गुमेंट सर? देखिए, ऐसा है, जो आप बात कर रहे थे ना कि अमेरिका के साथ हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए, उन एग्रीमेंट्स का आप तारीख में जाएं तो पहला एग्रीमेंट बहुत पहले हो गया था। उसके बाद हर एग्रीमेंट में वक्त लगा, उसको रीशेप करना पड़ा। और मैं उन एग्रीमेंट करने वाले कुछ लोगों के साथ मैंने सेमिनार्स में हिस्सा लिया। जैसे हमने सिस्मोआ बना लिया, हमने कम्युनिकेशन एग्रीमेंट का एक 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 मसौदे को बदल डाला, इंडिया स्पेसिफिक मसौदा बना लिया। हालांकि बहुत सारे मुल्कों ने अमेरिका के साथ ये किया है और उन्होंने उसको वैसे ही ले लिया है, लेकिन इंडिया ने नहीं किया ऐसा। इसी तरीके से बेका करने में भी दिक्कत ये हुई कि इंडिया अपना खुद स्पेसिफिक सेफगार्ड बनाना चाहता था। देखिए कमर साहब, इंडिया के लोगों में हमारे जो बाबू है ना, वो ना तो हमारे अंदर की फाइलों को मूव होने देते हैं, ना इंटरनेशनल फाइलों को मूव होने देंगे जब तक कि उसको ठोक बजा ना ले। तो हमारे बाबुओं की कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमारा जो एग्रीमेंट जो किए गए हैं इस तरह के, तो मेरा तो ये मैं भरोसा करता हूं कि इंडिया इतनी आसानी से इस चीज में नहीं जाएगा। हालांकि देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं ज्योग्राफी जिसको आप नकार नहीं सकते। जिस तरीके से हमारा अंडमान का जखीरा है, आइलैंड है, अंडमान निकोबार, वो मलक्का स्टेट के ऊपर बैठा है और हम वहां से बहुत सारा कोर्शन कर सकते हैं। हमारा जो इंडियन ओशन में जिस तरीके से हमारा जो पेनिनसुलर शेप है, वो हमको ये देती है, ये एडवांटेज देती है कि हम हर डायरेक्शन में अपनी रीच को ले जा सकते हैं। और कुछ ऐसे मुल्क हैं अफ्रीकन कोस्ट पे जिनमें सेशल्स, मॉरिशस, जांजिबार, वहां पर बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग भी रहते हैं। तो इंडिया के लिए उन मुल्कों के साथ जॉइंट कोऑपरेशन करना, हम मॉरिशस की नेवी को ट्रेन करते रहे, सेशल्स की नेवी को ट्रेन करते रहे। कुछ बातें भी चली कि इंडिया मॉरिशस और सेशल्स में शायद कुछ जॉइंट फैसिलिटीज बनाने की कोशिश करे। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि चीन ने भी जिबूती में एक बेस बना लिया है। चीन का बेस जिबूती में है, तो ये जाहिर सी बात है। और ये जो मैरीटाइम ट्रेडिशन है ना इंडिया की, ये कोई आज की नहीं है, ये बहुत सालों पहले की ट्रेडिशन है, जिसमें चोला, कान्होजी आंग्रे, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें मुगल नहीं थे। हमने मुगल राजाओं ने, बादशाहों ने हमें बहुत कुछ दिया, ताजमहल दिया, कई चीजें दी। और वो एक मेरा तो नजरिया ये है
कि वो एक मिली जुली सल्तनतें थी, जिसमें तानसेन भी होते थे, टोडरमल भी होते थे, बीरबल भी होते थे। जो उनके वजीर होते थे वो कई खितों से थे, कई मजहबों से थे, तो एक मिली जुली सी वो चीज थी। तो उसी में मुगल जो थे वो लैंड सेंट्रिक थे, लेकिन जो हमारे चोला और मराठास के कुछ वो थे राजे थे, वो सीवर्ड थे। तो इसीलिए हिंदुस्तान से बुद्धिज्म, देखिए आप श्रीलंका गया, इंडोनेशिया में भी रामलीला होती है, और जापान तक बुद्धिज्म फैल सका। तो ये एक मैरीटाइम ट्रेडिशन है जो इंडिया में है, और इंडिया के अंदर काफी सारा शिप बिल्डिंग कई सालों से चल रहा है, और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है वो भी अलंग में इंडिया में ही है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया की नेवी को देखिए, अगर हम कुछ ऐसी बात करें, नेवीज को क्लासिफाई करते हैं ब्लू वाटर नेवी, क्योंकि ओशंस में रीच रखती है। तो अमेरिका की नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, रशिया की भी ब्लू वाटर नेवी है, फ्रेंच, ब्रिटेन, इनमें भी ये काबिलियत है। इंडिया की नेवी में सम वॉट ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है, और आप शायद यकीन ना करें, चीन को भी सम वॉट ब्लू ही कहा जाता है। वो पूरी तरीके से ब्लू वाटर नहीं हुई, क्योंकि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक ऑपरेशनली नहीं हुआ। और पाकिस्तान भी अब कोशिश कर रहा है कि वो ब्लू वाटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें एक चीज और है, पाकिस्तान को अब एक एडवांटेज ये है कि चीन का जो सी पैक है और ग्वादर के अंदर जो उसका पोर्ट है, वो इसको पाकिस्तान को ये थोड़ा जोश दे रहा है इसमें, और उनको उसको बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपने कहा सर। इसमें ये बड़ा अच्छा आपने सर एलैबोरेट किया। सर मैं एक कभी आना चाहता हूं, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन के हवाले से है और आपके इंडिया के हवाले से है, कि सर 2016 में इंडिया को अमेरिका ने कहा था कि ये हमारे मेजर डिफेंस पार्टनर है, 2016 जून 2016 में। अच्छा, उससे पहले सर अगर देखा जाए 1950s ऑनवर्ड, आपने भी जिस तरह जो इंडिया के अमेरिका के और पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट्स रहे, सीटो सैंडो की बात की, तो अमेरिका जो था वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहा था, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहा था, और बड़ा उसने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अभी वो पाकिस्तान के साथ वो जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो खत्म हो चुकी है, अफगानिस्तान से वो वैसे जा चुके हैं, और इंडिया को उन्होंने जो है वो मेजर पार्टनर ले लिया। और इस वक्त तकरीबन 2008 में आपका कुछ जीरो उनके साथ कोई मिलिट्री इंगेजमेंट या बायलैटरल डिफेंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन था। लेकिन 2018 तक $16 बिलियन तक इंडिया और अमेरिका का वो जो बायलैटरल डिफेंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है पहुंच चुका है। अच्छा, इसी के साथ सर जो मैं अहम चीज पूछना चाहता हूं वो ये है कि जो इंडो यूएस जो आपकी जो कन्वर्जेंस है, और ये जो 2+2 डायलॉग है, और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको बीका कहा जाता है, जो कि कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इसको बहुत ज्यादा एनहेंस कर देगा, और बहुत ज्यादा ये बीका के तहत एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। सो सर, एज ए फॉर्मर 3-स्टार जनरल आपने सर्व किया, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी मिलिट्री की ऑफेंसिव डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है। आप क्या समझते हैं बेका इंडिया को कहां पे लेके जा सकता है, और पर्टिकुलरली अगेंस्ट चाइना, क्योंकि पाकिस्तान तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम अमेरिका से आप हासिल करेंगे, हम तो उसके मुकाबले में हमारे पास तो उस तरह की टेक्नोलॉजी चीजें नहीं रही। सो आप कहां पे पहुंचेंगे बेका का जब एग्रीमेंट्स मैच्योर हो जाएंगे, और क्या क्या पोजीशन होगी आपकी? देखिए, बेका जो आज एग्रीमेंट है वो बेसिकली, इससे पहले लॉजिस्टिक्स का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का हुआ, सिस्मोआ, पहले लोमा हुआ, फिर सिस्मोआ हुआ, फिर बेका आया। तो बेका में जो एग्रीमेंट है वो जियो स्पेशियल और जो सर्वेलेंस है, इनके कोड्स के होते हुए इसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का है। अभी अमेरिका का को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि जब अमेरिका कोई इक्विपमेंट देता है तो वो इक्विपमेंट किसी तरीके से कुछ दूसरी कंट्रीज को दी जाती है,
और उसका कोड ब्रेक हो जाता है। जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुछ मिसाइलें यूज की और वही मिसाइलें फिर कहीं और पहुंच गई और उसको रिवर्स इंजीनियर कर लिया गया। इसी तरीके से अमेरिकन जो ड्रोन गिरा उसको कुछ लोगों ने उसको रिवर्स इंजीनियर कर लिया। तो इस तरह की अमेरिका को इस तरह के चीजों के खिलाफ सिक्योरिटी बनानी पड़ती है। बेका से हमें जो सबसे बड़ी मदद मिलेगी वो ये मिलेगी कि हमारी जो सर्वेलेंस और जो हमारे को चीन के बारे में आगाह करने के लिए जो खबर चाहिए, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी होगी और दूसरी थ्रेट्स के अगेंस्ट भी होगी, और उसका कुछ अच्छा भी वो होगा कि जैसे कि एक चीज जैसे आप ही ने बोला था नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी मैरीटाइम एक्टिविटी इसके लिए भी की जाती है कि जो सुनामी या HADR इसकी कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। तो आपको पता ही होगा जब पिछली बार सुनामी आई थी जी तो इंडिया की नेवल फोर्सेस ने बहुत मदद की थी, इंडोनेशिया और दूसरी कंट्रीज की, क्योंकि इंडिया ने काफी कैपेबिलिटी इसमें बनाई है। हमारे पास ऐसे जहाज हैं जो कि पूरा हॉस्पिटल और पूरा एक तरह से इवैक्यूएट करके लोगों को रखा जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल कुछ अच्छे मायनों के लिए भी होगा, कुछ सर्विलेंस के भी लिए होगा, और हर तरह की थ्रेट जैसे कि साइबर थ्रेट उसमें भी ये काम आएगा। तो बेका एक अच्छा एग्रीमेंट है। और जो आप चीज कह रहे हैं ना कि अब हमारा अमेरिका के साथ कॉपरेशन, देखिए कहीं ना कहीं ये मार्केट की भी बात है। इंडियन जो फौज है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की। हम काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं और हमें इस चीज का इल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हमारे पड़ोसी हमारे दूसरे मुल्कों के साथ अगर संबंध हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं तो इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। और इसका भी देखिए इतिहास अगर आप देखें 71 में अमेरिका 7th फ्लीट लेकर आया था, USS एंटरप्राइज आया था बे ऑफ बंगाल में, तो इंडिया को रशिया के साथ जाना ही पड़ा और हमारी बहुत सारी इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट है। हम सुखोई फ्लाई करते रहे, मिग फ्लाई करते रहे, हमारे पास बहुत सारे जहाज रशिया से आए, हमारे पास जो टैंक है वो रशियन ओरिजिन के हैं, T-55, T-72, T-90, बहुत सारी एडी और दूसरे इक्विपमेंट रशिया से आए जो कि ओपन सोर्स पे आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ है उसमें। अब धीरे धीरे हमारा जो शिफ्ट है वो फ्रांस, इजराइल और अमेरिका की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ रशिया अभी कुछ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है वो मार्केट की भी जरूरत है। उसको ऐसा भी सुना जाता है कि आप इजराइल के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं क्योंकि इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी के पास नहीं है। तो ये हमारी जरूरत है और इसी वजह से हम और इंडिया की जो रशियन टेक्नोलॉजीज थी वो जहां तक हम ले सकते थे हमने ली, फिर रशिया से हम पूरी तरीके से उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए और इंडिया उससे सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जाता है। अब नजरिया ये है कि आप इंडिया में आके बनाओ, जैसे रफाल भी है उसको इंडिया में करो, जैसे आप भी कर रहे हैं, JF-17 चाइना कामरा में बना रहा है। तो जैसे आपने भी अपने HIT तक्षशिला में आप चाइना के साथ नॉरिनको के साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम भी कोशिश कर रहे हैं। गुड सर, जबरदस्त सर। बस दो सवाल आपसे मैंने और करने हैं। एक तो आपकी डिस्कशन से सवाल आया वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सर जैसे आपने कहा कि आप रशिया से मूव कर रहे हैं फ्रांस, इसराइल और अमेरिका इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट और इस चीज में, तो और हाल ही में सर जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव की तरफ से
कुछ स्टेटमेंट्स आई जब इंडो पैसिफिक में काफी इन्वेस्टमेंट हुई, आपका झुकाव अमेरिका की तरफ, फ्रांस की तरफ, इसराइल, सारे अमेरिकी इत्तेहादियों और जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है। तो हाउ इंडिया विल मैनेज रशिया, कैसे मैनेज करेगा? क्या आप यहाँ आप समझते हैं कि जितना आप मिलिट्री कोऑपरेशन या उनसे चीजें बाय कर रहे हैं, रशियंस नाराज नहीं होंगे? लेकिन रशियंस ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं भारत के बारे में जो कि थोड़ी डेफिनेटली इंडियंस को अच्छी नहीं लगी होंगी, कि जो इंडिया है वो बिल्कुल ही अमेरिकन ब्लॉक में चला गया है और न्यूट्रल नहीं रहा। तो इस तरह की चीजें, हाउ डज इंडिया सी दिस? देखिए, ऐसा है कि इंडिया की जरूरत काफी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ हमने कंप्लीट ब्रेक किया है। अभी भी हम रशिया से S-400 AD वेपन सिस्टम खरीद रहे हैं, और अमेरिका उसकी वजह से हमारे से नाराज भी है। वो हमारे ऊपर एक्ट भी लगाना चाहता है कि आपके अगेंस्ट हम एक्ट लगाएंगे, आपको हम सैंक्शन लगा देंगे। तो ये थ्रेट्स तो चलती रहती है मेरे ख्याल से। ये नहीं है कि हम रशिया से कंप्लीट ब्रेकडाउन कर लेंगे। आप भी कुछ सालों के बाद ये जरूर रियलाइज करेंगे कि किसी एक मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा भरोसा करना, इख्तियार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वो मुल्क आपको जो भी चीज देता है वो कमर्शियल टर्म्स पे देता है। हमने जब रशिया से चीजें ली तो हमारा शुरू में ये इतबार था कि वो हमारा हाथ पकड़ के प्रोडक्शन हमारी कंट्री में शुरू कराएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो इसी के बाद इंडिया को लगा कि अब हमको अपना स्ट्रेटेजिक जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा और मुल्कों में लेकर जाना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से रशियन टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी है। हम अभी भी रशिया के साथ बहुत सारी चीजों में हैं, और इवन स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसमें भी रशिया कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, सिविलियन स्फीयर में भी और मिलिट्री के लिहाज से भी। तो मुझे नहीं लगता कि हम ये थोड़ी बहुत, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं गीदड़ भभकी, थोड़ा एक दूसरे को बोलते रहते हैं, स्टेटमेंट देते रहते हैं। फॉरेन मिनिस्टर दे देता है, बाद में पुतिन साहब कह देंगे मैंने तो नहीं बोला था, ये थोड़ा ऐसे बोल गया। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। पर यह जरूर है कि इंडिया का जो रिलायंस रशिया पे बहुत ज्यादा था, हमारी इक्विपमेंट तकरीबन 60-70% रशियन ओरिजिन की है, वो बदल रही है, वो नजरिया बदल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर वो ये है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और जब समंदरों की बात की जाए, इंडियन ओशन रीजन की बात की जाए, और आपने मलबार एक्सरसाइजेस की, हमने अमन एक्सरसाइजेस की, लेकिन प्राइमरीली मेरा ख्याल है मलबार एक्सरसाइजेस का सारा जो मकसद था वो कोई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नहीं था, वो सिक्योरिटी भी था। तो आप कैसे समझते हैं कि सर पाकिस्तान और भारत जो है, अगर मिलिटरीली आर्मी के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो अगर ताल्लुकात को बेहतर करना हो तो इजंट इट अ गुड वे कि हम नेवीज के जरिए एंगेज हो जाएं, या कुछ इस तरह की चीज हो, और या फिर कम से कम हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, पायरेसी और क्या नाम है, सुनामी जैसे चैलेंजेस होते हैं, या ड्रग्स के जो चैलेंजेस होते हैं, बंदा उनमें कोऑपरेशन को थोड़ा एनहेंस करता है। तो इजंट इट अ गुड वे टू एंगेज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द नेवल फ्रंट? देखिए कमर साहब, मैं आपको अपने पॉकेट का रुमाल दिखा रहा हूं, ये मेरी टाई के साथ मैचिंग है। ये रुमाल जो इंडिया की एक्सरसाइज है, जिसको मिलन बोलते हैं, जैसे आपका अमन एक्सरसाइज है, हम मिलन एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये मलाबार एक दूसरी किस्म की एक्सरसाइज है। मलाबार, कॉर्पेट, ये एक्सरसाइज आती है स्ट्रेटेजिक डोमेन में, और जिस तरीके से आप अमन कर रहे हैं वो आती है कॉपरेशन डोमेन में। एक्सरसाइज तो हमने चीनियों के साथ भी की, हाथ में हाथ, आपके साथ भी हमने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में की, यूएन मैंडेट का वो लेते हुए। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं मिलन, उसमें बहुत सारी नेवीज आती है। पिछली बार तो ये कैंसिल हो गई थी, जो कि मार्च में होनी थी कोविड की वजह से। तो उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मिलन हो, पाकिस्तान ऑब्जर्वर के तौर पे आता रहा, और उम्मीद करते हैं हम भी अमन में जाएं। ऐसी क्या बात है, एक दूसरे से। देखिए गुड़गांव में एक सेंटर है जिसको बोला जाता है कि
फ्यूजन सेंटर, जिसमें इंडियन ओशन के सब मैरीटाइम मुल्कों का डेटा जो शिपिंग हो रही है, जो कि कमर्शियल शिपिंग है, आफ्टर ऑल हमने उन सब का ध्यान रखना है ना कि कोई उसमें पायरेट तो नहीं घुस जाए, कोई नॉन ट्रेड और दूसरी थ्रेट तो ना हो जाए। तो इसलिए उसमें भी कॉपरेशन की जा सकती है। और मैं आपके नजरिए से बिल्कुल यकीन करता हूं और मैं इसको एंडोर्स करता हूं कि आने वाले वक्त में, देखिए हालात बदलते हैं, कोई चीज वैसी नहीं रहती है। अभी आपने शायद आज टीवी पे देखा होगा कि सार्क की जो कोविड कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, इंडिया ने इनवाइट किया पाकिस्तान को। तो उससे पहले भी कोविड का जो वेबिनार हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। तो क्या सार्क खुलेगा? हो सकता है कोविड के जरिए खुले। क्या वैक्सीन हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में कुछ सुलह की हालात बनाएगा? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और कुछ ऐसी चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि दो मुल्क जो एक दूसरे के साथ रहते हैं उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको सुलझाने का या सुलह करने का भी तरीका बनाना चाहिए। तो मेरी तो यही उम्मीद है। आपका जो ये ख्याल है बहुत अच्छा है कि नेवी के जरिए, नेवी एक ऐसा डोमेन है जो कि ओशन में है, जिसमें कोऑपरेशन की जा सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा ख्याल है, ये आगे जाना चाहिए। और आपको भी हमारी एक्सरसाइजेज में ऑब्जर्वर के तौर पे शुरू में आना चाहिए, फिर आप पार्ट भी ले सकते हैं, हम भी आपकी एक्सरसाइज में आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको पहले एज ए ऑब्जर्वर आए फिर पार्ट लें, बिल्कुल सही कहा। एक अच्छा तरीका है कि समहाउ दुनिया का जो भी मसला हो सर, हल तो वो टेबल पे ही होना है। ये हम कहते हैं, और पाकिस्तान का मसला हो, भारत, अमेरिका, रशिया, सारी दुनिया टेबल पे बैठती है, और हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली एंड वाइजली चीजों को देखना होगा टू मेक थिंग्स नॉर्मल. And sir, thank you very much, Jalsa, for your elaborative understanding for the Indian Ocean region and the Indian military modernization, और जो शिफ्ट आ रही है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो आपने बात की इसमें कि जी कैसे चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। और and thank you once again for congratulating Pakistan on the Aman exercises, sir. So thank you very much, Jalsa, for your time. मेहरबानी कमर साहब, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे लिया, और उम्मीद करता हूं कि इन ख्यालों का एक्सचेंज चलता रहेगा, और आने वाले वक्त में हो सकता है हमारे कॉपरेशन भी अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू।